हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी फेड पीवाईक्यू की सीरीज़ जो है घटना चक्र वाली हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेड प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट किया जा रहा है। टोटल पेड के लिए जो प्रैक्टिस सेट कवर कराएंगे वो 1500, यानी टोटल जो 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट में आपको सिलेबस आधारित तो सभी के सभी जो टॉपिक हैं वो कवर होंगे, जिसमें कि आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश के सभी टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स कवर होंगे। तो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल हो जाएगा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। हिंदी में 5 आपका ये ग्रामर वाला होगा और 10 आपठित गद्यांश वाला, तो 15। और सामान्य जागरूकता वाला स्टैटिक जीके आपके पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न भारतीय विश्व के होंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 70 प्रश्नों वाला जो बेहतरीन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेहतरीन फैक्ट के साथ हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा आपके जो 30 प्रश्न बनते हैं, यानी जो आपका एक टेबल का होगा, 10 से 10 प्रश्न आएंगे और ग्राफ, तो टेबल प्लस ग्राफ हो गया आपका 10-10 नंबर के, और 5 नंबर का मैथ होगा और 5 नंबर का आपका इंग्लिश है। तो टोटल ये जो 30 प्रश्न है, इसके लिए आप कुछ ना करिए, बस कि पीवाईक्यू जो दिए गए हैं पीवाईक्यू अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी जो स्टैटिक जीके प्लस जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश वो पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कराएंगे। इसके लिए जो पीवाईक्यू जो 1 शॉट सीरीज़ दिया जा रहा है, इसका पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ जो है मिलेंगे। तो जब वीडियो अपलोड होगा आपका, और इसी के साथ जो है इस पीडीएफ फेड ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। और अभी तक जो 1 शॉट वीडियो कराए गए, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी फ़ीस मात्र जो है 29 रुपये है, बिल्कुल रीज़नेबल है। तो 15 प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है, जैसे जैसे वीडियो आएगा उसी के बाद आपको इस ग्रुप में पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो जिनको पीडीएफ से कवर करना है, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी चाहिए, तो वो इस ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली आपको यूपी जीके फोरम पीडीएफ, ठीक है, यूपी जीके फोरम पीडीएफ जो है लिखना है टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, और यहाँ पर आ जाएगा यूपी जीके फोरम पीडीएफ। आप जो है इनसे संपर्क करके इस ग्रुप में जुड़ सकेंगे, है ना। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है, और पेड से रिलेटेड जो भी पीडीएफ अवेलेबल होंगी इसी ग्रुप में आपको मिल जाया करेंगे, है ना। तो पेड पीवाईक्यू 1 शॉट प्लस 15 प्रैक्टिस सेट ये तो मिलना ही है, कुछ एक्स्ट्रा होंगी पीडीएफ तो आपको मिल जाया करेंगी इसी ग्रुप में। तो जिनको ज्वाइन करना वो जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको नहीं जुड़ना है, वो जो है वीडियो के माध्यम से कवर करना है, तो वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ही है, सभी फ्री ही रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज की इस वीडियो में पहला जो प्रैक्टिस सेट है उसको कवर करेंगे, जिससे आप देख पाएंगे कि किस तरह जो है आपको कवर कराया जा रहा है, जिससे आप डेमो भी ले सकेंगे। तो यदि आपको पसंद आता है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और वीडियो के माध्यम से आप कवर करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए फ्री ही है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जिस तरह यहाँ पर आपको दिख रहा है पीडीएफ, इसी तरह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, देखिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के होंगे, है ना, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरह क्रम वाइज से यहाँ पर आपको कवर कराया गया है। बिल्कुल सिलेबस पर आधारित होगा, और 15 सेट में जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल आलमगीरपुर है, किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चारों दिशाओं में जो विस्तार है, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, इनमें से सबसे पूर्वी जो स्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड है, तो इस तरह आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर किया हुआ मिलेगा पीडीएफ। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर यूपी स्पेशल आप पढ़ते भाई, वो आलमगीरपुर हिंडन नदी आपका मेरठ में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके चारों दिशाओं का जो विस्तार है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे जो उत्तरी छोर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल वो पड़ेगा आपका मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है, सबसे उत्तरी सीमा है। वहीं पर सबसे पश्चिमी सीमा देखेंगे जो कि शुतकांगी डोर बलोचिस्तान पाकिस्तान में है, दास नदी के तट पर। इसके बाद दक्षिणी सीमा जो कि आपका दैमाबाद महाराष्ट्र होगा। प्रवरा जो नदी है, जो कि आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पर है, सबसे दक्षिणी सीमा। पूछा गया था आलमगीरपुर का, जो कि सबसे पूर्वी स्थल होगा आपका हिंडन नदी के किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है,
तो ये ट्रेंगुलर है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरह आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जिसे 3 भागों दुर्ग, मध्य, निचला में विभाजित किया गया था? तो सामान्यतः जो सभी नगर रहे हैं वो 2 भागों में रहे हैं, लेकिन एक इसका अपवाद रहा है धौलावीरा, जो कि 3 भागों में विभाजित रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जिसे 3 भागों में? तो धौलावीरा हुआ आंसर। सामान्यतः सिंधु नगर 2 भागों यानी दुर्ग और निचल नगर में बटे थे, लेकिन जो धौलावीरा था इसका एक प्रमुख अपवाद रहा जो कि 3 भागों में विभाजित था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो सड़कें जो रही हैं एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर क्या है काटती थीं, जिसे ग्रिड प्रणाली भी कहते थे। जल निकासी के लिए मैनहोल, जिप्सम और बिटुमनस का प्रयोग होता था। निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिनका अनुपात होता 4:2:1। हड़प्पा की खोज की बात की जाए तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्टर है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। ये बाइलिंगुअल है आपका, है ना। प्रश्न है दोस्त कि दुनिया में सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधु निवासियों को है। किसको? सिंधु निवासियों को। यूनानियों ने इसे क्या नाम दिया था? दुनिया में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है। यूनानियों ने इसे क्या नाम दिया था कपास को? क्या? सिंडोन। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर रहा। दुनिया के सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधु निवासियों को रहा। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा, जो सिंधु शब्द से बना है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है? मेलुआ कहा गया है। व्यापार में वस्तु विनिमय चलता था और माप तौल के जो रहे वो 16 के गुणज में, यानी जैसे कि आप 1 मन कहते हो तो 16 किलो, तो 16 के गुणज में जो है ये, यानी जो बार्टर जो सिस्टम रहा वो प्रचलित रहा है व्यापार में वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। सिंधु जो रहे हैं सिंधुवासी वो सोना जो है वो कर्नाटका से आयात करते थे। KGF मूवी भी आप देखिए हो। कोलार गोल्ड फील्ड। तांबा का जो आयात है वो खेतड़ी राजस्थान से किया जाता था। लाजवर्द की बात की जाए तो इसका आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव आदि शिव की मुहर पर किन जानवरों का अंकन है? यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस मुहर में आदि शिव योग जो है वो योग मुद्रा में जो है आदि शिव जो है वो योग मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा है। कौन कौन सा है? हाथी है हो गए, बाघ है, गैंडा और भैंसे का SBRT है ना। हाथी या ये आप कह सकते हैं EBRT, एलिफेंट है, बफेलो है, राइनो हो गया और टाइगर है ना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों में बात की जाए तो प्रकृति पूजा के तहत सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग रहे हैं प्रकृति पूजा के तहत पीपल के वृक्ष, कोबल वाले जो सांड रहे हैं और नाग की जो है पूजा होती थी। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा जो कि मातृ देवी या उर्वरता की देवी का जो है वो कहा गया। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। कालीबंगा हो गया और लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो हवन कुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिला। चन्नूदड़ा से प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, काजल और कंघी के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी समाज का जो समाज रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो मात्र सत्तात्मक था। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोनों सही है। गाय और घोड़े का व्यापक रूप से उपयोग होता था, तो यहाँ पर घोड़े का जो है आप जानते हैं सुरकोटदा से मिले थे घोड़े के जो हड्डियों के साक्ष्य, लेकिन जो है वो व्यापक उपयोग की कोई तथ्य नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर आपका साक्ष्य नहीं मिला, तो इसलिए सी आपका होगा नहीं। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया, तो ये सही है। तो यहाँ पर सी आंसर क्या होगा? आपका कथन सही नहीं है। गाय और घोड़े का व्यापक रूप से उपयोग होता था, ये बात जो है लिखा जो है ये आंसर होगा, लेकिन ये सही नहीं है। गाय और घोड़े का व्यापक रूप से जो उपयोग रहा है ये गलत बताया गया। यह एक एग्जाम ट्रैप हो सकता है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन उनका व्यापक उपयोग नहीं होता था। मुहरों पर गाय के स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
अगला है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य पशु जो रहा वो कुबड़ वाला सांड था, घोड़ा नहीं रहा है। समाज मात्र सत्तात्मक था क्योंकि बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। कृषि में मुख्य फसलें गेहूं और जौ रही थीं और बार्ली थी, है ना, गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। समाज में वर्ग विभाजन रहा है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों का। तो इस तरह भारतीय इतिहास वाले 5 प्रश्न आपकी कंप्लीट। अगले प्रश्न आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के होंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरह आपका चलेगा। टोटल 70 प्रश्न वाला ये प्रैक्टिस सेट है। जीके, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा। बाकी आप टेबल तालिका और रीजनिंग और मैथ वाले पीवाईक्यू ही अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद ही आप जो है अन्य तथ्यों को आप कवर करें, अन्य प्रैक्टिस करें। और पीडीएफ इसकी आपको इसी पेड ग्रुप में जो है, जो घटना चक्र वाली, वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना, पीवाईक्यू वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले हैं 5 प्रश्न। प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति रही, इनके बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन की कार्यकाल के ही समय, तो ये पहला सही है। आर्म्स एक्ट 1878 ने भारतीयों को हथियार रखने से रोका, ये भी आपका सही है। अगला है कि सिविल सेवा आईसीएस में प्रवेश की जो आयु है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी, ठीक है, ना कि बढ़ाई गई थी 19 से 21। तो ये स्टेटमेंट पूर्णतः क्या है, गलत है। अगला स्टेटमेंट है कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो 1877 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहा कौन सा गलत है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता था 1878, याद रखिएगा। आर्म्स एक्ट 1878 बाद में आता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने देसी भाषाओं की अखबार पर प्रतिबंध लगाया और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने से रोक दिया गया। दिल्ली दरबार 1877 है, तब आयोजित हुआ जब देश में भारी अकाल पड़ा था। प्रतिक्रियावादी नीतियों ने पूरे भारत को एक राजनीतिक छतरी के नीचे ला दिया। 1858 का जो अधिनियम रहा है, इसके तहत कंपनी का जो शासन है वो समाप्त होकर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो आ गया था। तो किस एक्ट के तहत कंपनी का जो शासन है वो समाप्त होकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन रहा? तो आपका उत्तर होगा 1858 का अधिनियम होगा। इन महत्वपूर्ण फैक्टों के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन निष्कासन की जो नीति है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, को किसने उजागर किया था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। धन निष्कासन की नीति, धन निष्कासन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी थ्योरी में बताया है कि कैसे भारत का जो कच्चा माल है और धन व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। तो इनकी एक जो पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है दोस्त, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसी पुस्तक में आप देखेंगे तो विस्तार से मिलेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 की रही है। तो उसकी पूछा जाता है किसकी है पुस्तक, तो वो भी दादा भाई नौरोजी की ही है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन के लोगों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन में एक संस्था बनाई थी। कहाँ? लंदन में। आप पढ़ते हो हिस्ट्री कब? 1866 की जो रही है संस्था, दैट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1866 में। कहाँ? लंदन में। संस्थापक कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटेन में भारत की जो समस्या है और भारतीय हित उनके लिए और ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारत की जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराना इस संस्था का उद्देश्य रहा है। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के निर्यात के रूप में बदल दिया। कृषि का व्यवसायीकरण और हस्तशिल्प का पतन मुख्य आर्थिक कारण थे। भारत में पहली जो रेलवे है वो 1853 में डलहौजी के समय में जो है वो शुरू हुई थी। वहीं पर मैजनी, गैरिवाल्डी और रूसो जैसे पश्चिमी विचारकों ने भारतीयों को स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रेरित किया था। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ राजनीतिक संगठन दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में बताना है कौन सा गलत है। पहला यहाँ पर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1829।
तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो संस्था रही वो जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1875 दिया है, 1875 है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अभी पढ़ के आ रहे हो क्या 1866, तो 1866 होना चाहिए, क्या है, गलत है, सी। यही आपका राइट आंसर, सी सही जवाब होगा। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो 1884 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जबकि 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, 1875 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का अगर क्रोनोलॉजी आए मिलाने को तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी पहले होगा, फिर ईस्ट इंडिया की स्थापना 1866 में, फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1829 में जमींदारों के हितों की रक्षा करने वाली भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित संस्था रही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 की में जो रही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए तो 1870 में स्थापित रहा, एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी ने इसकी स्थापना की थी। वहीं पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में एल्बर्ट विल के विवाद के बाद राजनीतिक चेतना जगाने के लिए बनी थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, ये आपका पूरे सिलेबस को कवर करेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है 9 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सही कूट का चयन करना है। अभिकथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह पुणे से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था, और स्थानांतरित करने का जो कारण बताया जाए कि पुणे में जो है हैजा फैला था, हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलना पड़ा, पुणे से बॉम्बे कर दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना तय था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल जाने के कारण जो है इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टो ह्यूम थे। तो संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टो ह्यूम थे, एओ ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश का जो इटावा है, इटावा के कलेक्टर थे। 1857 की क्रांति के समय एओ ह्यूम जो कि कांग्रेस के संस्थापक, तो ये इटावा के कलेक्टर थे 1857 की जो क्रांति रही उसके समय। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और पहला जो अधिवेशन है 28 दिसंबर 1885 की स्थापना होती है, तो 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी तक पहला अधिवेशन चला था। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आप कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, W.C. बनर्जी है, ठीक है, W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला जो अधिवेशन आयोजित हुआ 1885 में, पहला अधिवेशन बताया कि पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एओ ह्यूम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, W.C. बनर्जी थे। तो यह स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। प्रथम अधिवेशन जो रहा है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में नहीं हुआ लिखा है, तो यही हुआ था, इसलिए ये भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश या अवध से सबसे अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो इसमें सबसे अधिक जो प्रतिनिधि शामिल थे वह उत्तर प्रदेश अवध से नहीं रहे हैं। सबसे अधिक जो थे दोस्त वो थे आपके बॉम्बे से, है ना, लगभग 38 मेंबर रहे हैं, और अपने उत्तर प्रदेश अवध रीजन से जो है वो टोटल 7 ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक थे बॉम्बे के, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका, है ना। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, टोटल जो है आप सिलेबस पर आधारित तो कवरेज रहेगा, टोटल आपका सिलेबस कवर हो जाएगा महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही रहा है
तो प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सबसे अधिक प्रतिनिधि जो रहे हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, टोटल 38 रहे हैं, है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 रहे हैं, मद्रास से 21 और अवध से यूपी अवध से टोटल जो है 7 रहे हैं। इस तरह देखेंगे तो टोटल 72। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में संपूर्ण भारत में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबसे अधिक प्रतिनिधि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उत्तर प्रदेश, अवध केवल 7 प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो राष्ट्रवादियों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 आपका ज्योग्राफी का होगा, 11 से 15। कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है और यहाँ पर सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी, कांगो नदी है। कांगो नदी मध्य अफ्रीका में प्रवाहित होती है या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो कि 6,695 किलोमीटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। मिसिसिपी मिशौरी जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की बात की जाए तो ये जर्मनी से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। काला सागर में गिरने वाली नदी है डेन्यूब जो कि जर्मनी से निकलती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिशौरी। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो भी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से वो कौन सी है? वो अमेजन नदी है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पर सही उत्तर बनेगा अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन राइट आंसर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो अमर नर्मदा, इस तरह थोड़ा याद रखना है ना कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी श्रेणियां हैं पहाड़ी? तो ये विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि गोदावरी नदी पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है तथा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि पश्चिम की ओर बहती है और जानते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इसके अलावा तापी भी है। तो जो आपका इधर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है आपका अरब सागर में नर्मदा जो नदी है गिरती है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात का लोकेशन पूछा जाए तो नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश जबलपुर में है। अगला प्रश्न है कि भारत का नियाग्रा कौन सा? नियाग्रा जो प्रपात है जलप्रपात, ये किस जलप्रपात यानी नियाग्रा जलप्रपात को किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, चित्रकूट जलप्रपात के नाम से। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात नदी कौन सी है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। चौड़ाई के कारण इसे भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। तो सबसे चौड़ा है ना, सबसे चौड़ा जलप्रपात जो नियाग्रा, भारत का नियाग्रा इसलिए कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात पूछा जाए या भारत का नियाग्रा, इसकी तो लोकेशन जो होगा वो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला इंद्रावती नदी पर होगा। वहीं पर सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है और लोकेशन इसका जो है वो कर्नाटका है। दोस्त क्या है? कर्नाटक है। इसी जोग को जो है आप वो जो गेर शोप्पा के नाम से भी जानते हो। चौड़ाई की दृष्टि से तो चित्रकूट भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। आयतन की दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो ये शिव समुद्रम है जो कि कावेरी नदी पर है और इसका भी लोकेशन कर्नाटका ही है। दूध सागर जलप्रपात जो कि गोवा में है।
है ना। तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी से रिलेटेड होगा, तो मांडवी नदी पर है। और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अक्सर लोकेशन आपको जो मिलान करने को आता है दूध सागर जलप्रपात, वो गोवा मिलता है। हुंड्रो जलप्रपात की बात की जाए तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नरौरा बुलंदशहर जिला का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। तो नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिले में स्थित है। तो बेसिकली जो नरौरा है ये जो है यहाँ पर 440 मेगावाट की क्षमता वाला है। 440 मेगावाट में 220 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं। पहली जो यूनिट है वो 1991 में स्टार्ट की गई 1 जनवरी को। दूसरी जो यूनिट है 220 मेगावाट वो 1 जुलाई 1992 को स्टार्ट की गई है। यूपी स्पेशल में आप पढ़ते हो। यूपी स्पेशल के लिए आप यूपी जीके फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे कि कैगा परमाणु केंद्र पूछा जाए तो कर्नाटका राज्य होगा लोकेशन। कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु होगा। रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान है। तारापुर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में होगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल भी नरौरा बुलंदशहर में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बगलीहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर अवस्थित है। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित होगा। यहाँ पर आपका राइट उत्तर बन जाता है बगलीहार। सही लोकेशन क्या बनेगा, चेनाब नदी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है ना। जो लोकेशन क्या होगा आपका जम्मू कश्मीर। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया एक महत्वपूर्ण जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट है। तो बगलीहार प्रोजेक्ट पूछा जाए तो रिलेटेड जो नदी है चेनाब नदी होगा, लोकेशन जम्मू कश्मीर। परीक्षा और रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला है न, राजमाता, ये सब आपसे पूछा जाता है। यूपी स्पेशल आपका बेतवा नदी वाला। रानी लक्ष्मीबाई बांध और परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित होगा। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर नागार्जुन सागर बांध पूछा जाए तो कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं पर टिहरी बांध की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित बांध है टिहरी बांध। तो 11 से लेकर 15 जियोग्राफी वाले जो सिलेबस के अनुसार 5 प्रश्न कंप्लीट हुए आपके। अगला प्रश्न नंबर 16 है आपका इकोनॉमिक वाले। प्रश्न है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सर्वोदय योजना, इसका सही उत्तर बनेगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो आचार्य विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित थी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जन योजना पूछा जाए तो 1945 का संबंधित व्यक्तित्व एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो जन योजना कब की है, 1945 एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई। जन योजना का दृष्टिकोण पूर्णतः मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित था। गांधीवादी योजना 1944 का प्रारूप श्रीमन नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। बॉम्बे प्लान पूछा जाए तो 1944 होगा, में 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया बॉम्बे प्लान रहा है। बॉम्बे प्लान की लक्षित अवधि 15 वर्ष थी। तो जन योजना 1945 की है। जन योजना गांधीवादी योजना 1944 होगी। बॉम्बे प्लान भी 1944 का है। और आपसे पूछा सर्वोदय योजना तो 1950। तो याद आप कैसे रखोगे आर्डर, तो ये BGPS है, यानी बॉम्बे 44 का है, गांधीयन जो है आपका 1944, फिर जो है आपका जन योजना पीपल्स वाली और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय वाली 1950। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। योजना आयोग की जो स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, केसी नियोगी समिति। योजना आयोग की स्थापना का 15 मार्च 1950 को, शायद ये आपके पेट में पूछा भी जा चुका है, पेट नहीं लेखपाल की एग्जाम में पूछा गया था, है ना। योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हुई। केसी नियोगी समिति 1946 की सिफारिशों के आधार पर
केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ये की गई थी। तो याद रखना है, योजना आयोग की सिफारिश जो रही है वो केसी नियोगी समिति 1946 की सिफारिशों पर स्थापित हुआ 15 मार्च 1950 को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था थी। यह मुख्य रूप से परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी संस्था थी। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जानते हो प्लानिंग कमीशन की जगह आपका नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के संथानम ने किस संस्था को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति के कारण के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट कहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। कब? 6 अगस्त 1952 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वही देती थी। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद की पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का सचिव ही एनडीसी का पदेन सचिव होता है। एनडीसी भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग और योजना आयोग दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर क्या है? नीति आयोग और योजना आयोग के दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि नीति आयोग टॉप डाउन है, तो टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप है। जबकि योजना आयोग बॉटम अप है, तो ये जो है क्या है, गलत लिखा है। नीति आयोग बॉटम अप है जबकि योजना आयोग टॉप डाउन था। तो जो नीति आयोग है वो राज्यों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करते हुए नीचे से ऊपर जो है एक अप्रोच पर काम करता है। जबकि जो योजना आयोग रहा है जिसकी जगह अब नीति आयोग है, ये नीचे यानी ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। योजना आयोग टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे दृष्टिकोण पर काम करता था, जबकि नीति आयोग राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। नीति आयोग की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में, पेट में पूछा जा चुका है। नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना। तो सहकारी संघवाद का मतलब जैसे कि अपना जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार और राज्य सरकार की बात की जाए, यानी पूरे जो देश के राज्य हैं इनके सरकार मिलकर आपस में सहयोग और समन्वय के साथ देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो ये जो पद्धति है वो सहकारी संघवाद है। तो सिंपल सी बात, जो केंद्र प्लस राज्य का सहयोग से जो कार्य है वो सहकारी संघवाद कहलाता है। यह एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो सरकार का क्या है, थिंक टैंक, और धन आवंटित करने की शक्ति नहीं रखता है। योजना आयोग को 17 अगस्त 2014 को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था और उसी की जगह अब ये आपका 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। तो नीति आयोग ऐसी बॉडी है, गैर संवैधानिक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः कौन थे? योजना आयोग के पहले और अंतिम उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1950। तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष, और अंतिम उपाध्यक्ष है ना अहुलवालिया। कौन? अहुलवालिया, मोंटेंग सिंह अहुलवालिया। यही आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोंटेंग सिंह अहुलवालिया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहा है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहुलवालिया रहे हैं 2004 से 14 तक। 17 अगस्त को पढ़ के ही आ रहे हो कि जो आपका योजना आयोग रहा है 17 अगस्त 2014 को पूर्णतः भंग कर दिया गया था, तो 2014 तक रहे।
योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो है उपाध्यक्ष ही होता है, डी फैक्टो हेड। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1951 से। पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का पहला जो लिखित प्रयास है 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था। तो आर्थिक नियोजन का पहला जो लिखित प्रयास है किसने? एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। एम विश्वेश्वरैया की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यदि एग्जाम में पूछा जाए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है किसकी, तो आपको विकल्प में दिखेगा एम विश्वेश्वरैया। नहीं दिखेगा तो आजकल उपर्युक्त में से कोई नहीं भी आ रहा है ना। तो इसलिए पढ़ना अच्छे से ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक वाला जो आपका 5 प्रश्न सिलेबस का रहा कंप्लीट है। अगला देखते हैं। अगला आपका संविधान वाले होंगे 5 प्रश्न 21 से 25। प्रश्न है दोस्त कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव तो नेहरू रिपोर्ट ही रही जो उद्देश्य प्रस्ताव बनी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है आपका डी राइट आंसर है। ये सब आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। सर्वसम्मति से पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। तो ये जो डेट वगैरह है पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। बाद में जो संविधान प्रस्तावना बना। प्रियम्बल्स जो है आप रट मारिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। प्रियम्बल से आपके प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को, है ना, पूरा लाइन टू लाइन आप जो है याद रखेंगे तो उसमें किस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, 5 तरह के स्वतंत्रता है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं पर। तो आपको याद होना चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो प्रियम्बल्स आपको दिमाग में रहना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे या पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक रही उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में बने। वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए थे। याद करने का कुछ कि नेहरू का उद्देश्य 13 को आया, 22 को भाया, यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ और 22 को भाया। दिसंबर के बाद जनवरी आता है तो 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। तो नेहरू का उद्देश्य 13 को आया, 22 को भाया। अब 13 के बाद 22 दिसंबर नहीं याद रखना, जनवरी थोड़ा इस तरह रिलेट करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो संविधान में क्या क्या बातें कहाँ से ली गई हैं, क्या कौन कौन से प्रोविज़न, इन सब की लिस्ट आप तैयार रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। समवर्ती सूची का पूछा गया है तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये जो लिया गया है कहाँ से? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाता। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची पूछा जाए, व्यापार की स्वतंत्रता हो या संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट बैठक यानी ज्वाइंट जो सेशन है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे जो प्रावधान हो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार हो जाए, जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल नंबर 237 का है। तो जुडिशियल कितना 237 बोला क्या? 137 होगा क्योंकि 124 से आपका सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट है, तो 137 है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। मजबूत केंद्र वाली संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है। तो फेडरल सिस्टम पूछा जाए, संघीय व्यवस्था, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? कनाडा से लिया गया कॉन्सेप्ट है।
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है कॉन्सेप्ट को वो जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल नंबर 368 है, जो कि संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट। तो संविधान संशोधन की जो प्रोविज़न है, कॉन्सेप्ट, इसका जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आपके प्रश्न में पूछा गया था क्या? ऑस्ट्रेलिया से। क्या लिया गया? समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना है, समवर्ती सूची हो जाए या जॉइंट सेशन है, संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया याद रखना। सिंगल सिटीजनशिप हो, है ना, संसदीय शासन प्रणाली है, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार जुडिशियल रिव्यू अमेरिका का है। मजबूत केंद्रीय यानी जो आपका फेडरल सिस्टम पूछा जाए तो कनाडा। मौलिक अधिकारों का निलंबन होना जो आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना, ये कॉन्सेप्ट आपका जर्मनी से लिया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस तरह याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं? कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, इनको आपको बताना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या? सपा। ठीक है, इसे बोलकर बस थोड़ा सपा, है ना, समाजवादी पार्टी है आपका सपा, इस तरह थोड़ा याद रखना कि जोड़ा गया है। सा से यहाँ पर समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष और आ से अखंडता, 3 शब्द हैं जो जोड़े गए हैं, इनको आप इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, सपा। ठीक है, सपा। तो सपा से ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना, क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द हैं। तो यहाँ पर 3 नए शब्द क्या हो गए? संविधान संशोधन में एक ही बार हुआ है, वो जो जोड़े गए शब्द हैं वो यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा लिख गया, इसको हटा दो, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन, एक बार जो है संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट और सेकुलर यानी कि आपका पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम भारत के लोगों का अर्थ है, यानी संविधान में सबसे पहली लाइन आपको प्रियम्बल्स में सबसे लाइन जो पहली मिलती है, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो वही कुछ बातें हैं। ये हम भारत के लोग जो लिखा है, इसका अर्थ है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। संप्रभु सोवरियन का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णता क्या है? स्वतंत्र है। तो भारत अपना एक क्या है? संप्रभु देश है, यानी कि जो आंतरिक या कोई भी बाहरी मामला है, इस मामले में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी दूसरे के अधीन नहीं है ना। जैसे कि कोई विदेश नीति है, कानून रक्षा नीति, ये सब जो भी बातें हैं, इसमें कोई देश दूसरा जो देश है वो भारत को ये निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में ही आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना, ये आदर्श जो है आपको मिलेंगे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी जो दी गई है, जो शब्द हैं ये कहाँ से हैं, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से होगा रिलेटेड, इस तरह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अब यहाँ पर DPSP जो आपका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस देश से लिया गया? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा आयरलैंड से, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी जो प्रोविज़न वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ये न्याय का आदर्श, यानी ये सभी जो हैं आपके वो USSR यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं। गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से संविधान से प्रेरित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो आपका है, जो कि आर्टिकल 14 में पढ़ते हो, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो जापान से ली गई है। राज्यपाल का जो पद है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग हो गया, ये सभी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का जो पद है, जो कॉन्सेप्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है, तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 जो ऑप्शन में होगा वो आप लगाएंगे, ना कि कोई कंट्री लगा देंगे। तो याद रखिएगा भाई,
है ना, कि जो आपका राज्यपाल का पद है, जो कि आपका आर्टिकल 155 है, पढ़ते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, है ना, जो रेजिडुअरी पावर है आपका, रेजिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्तियाँ, जो बची हुई शक्तियाँ हैं, यानी मतलब ये कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख संविधान की संघ सूची, राज्य सूची या कनकरेंटली समवर्ती सूची में ना हो, तो अपने जो देश है भारत, इन शक्तियों पर कानून बनाने का जो शक्ति है ना, वो किसके पास होगी? केंद्र सरकार यानी संसद के पास। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो याद रखना, आयरलैंड से वो जो लिया गया है DPSP है, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन मेथड हो गया, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है, ये सभी कौन। अगला प्रश्न है दोस्त कि किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? पहले नहीं माना गया था, फिर मान लिया गया कि हाँ, जो प्रस्तावना है जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इंटीग्रल पार्ट। तो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य रहा है मामला। ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा, है ना। इसमें सबसे अधिक जजों की संख्या बढ़ाई 13 रही है, तो उसी वाला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला रहा है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अभिन्न अंग है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। बेरूबारी यूनियन मामला जो कि 1960 का रहा है, इस जो केस ला रहा है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। 1960 का जो केस ला रहा है बेरूबारी यूनियन मामला, तो ये भी याद रखो भाई, बेरूबारी यूनियन मामला है कब का? 1960 का है। इस केस लॉ संबंधित जो बातें रही, इसमें जो निर्णय लिया गया था, कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग ही नहीं है। फिर आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आप जानते हो 1942 में संशोधन किया जा चुका है। 3 नए शब्द सपा यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो एक बार संशोधन भी हो चुका है। तो संशोधन क्या है? किया जा सकता है। संशोधन इस शर्त पर होगा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा जो है वो नष्ट ना हो। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श रूसी क्रांति से लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो मामला तो कौन सा था? केस लॉ केशवानंद भारती। किसमें नहीं माना था? तो बेरूबारी का रहा है, बेरूबारी यूनियन मामला जो 1960 का रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों, यानी आपका ये साइंस वाले प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय संविधान से भी 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित सेल्स ऑर्गन्स दे रखे हैं और उनके उपनामों का सही मिलान करना है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का पावर हाउस है, कोशिका का ऊर्जा गृह होगा। लाइसोसोम जो है वो सुसाइड वैग है, आत्महत्या की शैली हो गया। राइबोसोम की बात की जाए तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होगा। और गोल्जी बॉडी जो ट्रैफिक पुलिस की काम करता है एक तरह से। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो इसका उत्तर क्या बनेगा? ए है। इसके बाद यानी 1 का क्या है? 1 का बी है और 2 का क्या है? डी है। 1 का बी, 2 का डी। तो राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन ही सही जवाब होगा दोस्त। हर कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP जो कि ऊर्जा बनाता है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है और वही जो है गोल्जी का अणुओं का परिवहन करता है। एग्जाम में पूछा जाए, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे लंबी कोशिका सेल तंत्रिका जो है तंत्रिका कोशिका होगी। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है, न्यूरॉन। पादप कोशिका भित्ति जो कि मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो पादप कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल जो वाल है मुख्य रूप से किसके होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये मेथिनॉल जो कि मानव शरीर में क्या है? जमा कर देता है। प्रोटोप्लाज्म क्या? मेथिनॉल जो कि मानव शरीर में जमा कर देता है। वहीं पर तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम, तो ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो सेंट्रोसोम केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल्स सेल्स में, ठीक है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला साइंस का प्रश्न नंबर है
दूसरा जो कि 27 होगा टोटल। प्रश्न है कि नीचे कथन और कारण पर विचार करना है। कथन क्या है कि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल चेंज विज्ञान में। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ है तो पदार्थ केवल आकार अपना बदल दे। जैसे बर्फ़ ले लो आप, क्या ले लो, बर्फ़ है ना। तो बर्फ़ से अगर पानी बन रहा है तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ केवल आकार बदल दे, अपना अवस्था बदल ले, रंग या रूप क्या है बदल ले, लेकिन उसको नया पदार्थ ना बने, तो उसे आप भौतिक परिवर्तन कहोगे। क्या कहोगे? भौतिक। यानी जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, अवस्था, रंग या रूप बदलता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें मेन बात क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब मोमबत्तियाँ पिघलेगी तो कोई नया जो है परिवर्तन तो दिखेगा नहीं, तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। पिघल जाए फिर ठंडी हो जाएगी तो फिर मोमबत्ती दिखेगी। तो पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल है। तो ये सही है आपका। अगला आगे कि जबकि दूध से दही बनना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से क्या है, नया पदार्थ बन रहा आपका दही। अब दहिया से दूधवा तो बनेगा नहीं वापस बन के, तो दूध से दही बन रहा एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के क्या है, रासायनिक गुण क्या है, बदल जाते हों और एक या अधिक नए पदार्थ बने तो उसे आप रासायनिक परिवर्तन कहते हो। तो यह बात भी सही निकल रही है। तो कथन सही दिख रहा है। कारण बताया जा रहा है कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये सही है, केवल अवस्था बदलती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अवस्था भाई लिक्विड, यानी मोमबत्ती जो रही है ठोस अवस्था में लिक्विड हो गई पिघल करके, तो केवल अवस्था बदली। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ यानी दही, यानी दूध से क्या है, दही बन रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल होते हैं। मोमबत्तियाँ पिघल गए, फिर थोड़ा उसको ठंडा कर लो, फिर आ जाएगी ठोस अवस्था में। और पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलता है, जैसे पिघलना, उबलना। रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो केमिकल जो चेंज है वो अप्रतिवर्तित इन रिवर्सिबल होगा और नया पदार्थ बनता है, जैसे जंग लगना, जलना। भौतिक और रासायनिक के उदाहरण जैसे कि जल में चीनी घुलना, बादल बनना, बर्फ पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन। उदाहरण लोहे पर जंग है, कागज का जलना, फलों का पकना, रासायनिक परिवर्तन के। ऊर्ध्वपातन पूछा जाए आपसे, है ना, तो कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन घटता है, तो आयतन वॉल्यूम से रिलेटेड बातें हैं। ओजोन तो यह एक तत्व है, एलिमेंट है, यौगिक नहीं है ओजोन। पारा वह धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मिश्रण बारूद और हवा दोनों मिश्रण के उदाहरण हैं आपके। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, मापन और उपकरणों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मापन और उपकरणों के संदर्भ में पहला है कि पारसेक। पारसेक आप जानते हो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक जो आप जानते हो प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। तो ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि फायदोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता तो गुरु जो है वो सिस्मोग्राफ है, क्या है, सिस्मोग्राफ होता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका। फायदोमीटर से तो आपको समुद्र की जो गहराई है वो मापने की इकाई है फायदोमीटर, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है कि ओजोन परत की मोटाई डाबसन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है उसका पैमाना क्या है, डाबसन इकाई है। स्फिग्मोमाइनोमीटर से रक्तचाप यानी जो बीपी की मशीन, जिसे क्या क्या कहा जाता है, कौन सा मीटर होगा, स्फिग्मोमाइनोमीटर। ब्लड प्रेशर है ना, बीपी मशीन। तो ये सही है आपका चौथा। तो यहाँ पर केवल दूसरा गलत रहा है, बाकी सब सही हैं। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। कथन 2 गलत रहा, क्योंकि फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। यहाँ पर जो है फायदोमीटर वही इंग्लिश में लिखा भाई, ओशियन डेप्थ हो गया। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप तीव्रता हो गया आपका, और ब्लड प्रेशर वाला स्फिग्मोमाइनोमीटर है। पारसेक दूर की एक पारसेक बराबर कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष है। 1 हार्स पावर जो कि आपके पेटागोन पूछा जा चुका है, 746 वाट के बराबर होगा। सोनार क्या है, तो सोनार जो
पराश्रव्य तरंगे हैं, इन पराश्रव्य तरंगों से समुद्र की गहराई मापा जाता है। रडार की बात की जाए तो ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करता है। बैरल क्या, तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। जैसे कि पेट्रोल वगैरह है तो बैरल मीटर में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आप लेते हैं, सरकार के द्वारा लिया जाता है। फिर कच्चा तेल आयात होता है, फिर उसमें शुद्ध कुछ किया जाता है, शुद्धिकरण वगैरह, सबसे शुद्ध पेट्रोल मिल जाता है। तो ये बैरल, एक बैरल में आप समझ रहे हैं लीटर कितना होगा, 159 लीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न नंबर 29 है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स और आपका जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। अनुवांशिकी और कोशिका विभाजन के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो अनुवांशिकी क्या होती है, तो विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें क्या है, जो जीवों है ना, तो जीवों की जो वंशागत या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जो पेरेंट्स हैं, इनके जो गुण होते हैं वो संतान में कैसे आते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसका जो अध्ययन है वही कहलाता है अनुवांशिकी, है ना। पता लगा माता पिता का जो ब्लड ग्रुप वही मिल रहा है ना। पता लगा आँखें मिल रही हुई, आँख मिल रही हुई, आँखों का बिल्कुल बिल्कुल अम्मा पे गया है ना, मम्मी पे गया है, तो ऐसे लोग बोलते हैं ना। और अनुवांशिकी की जो फादर कहा जाता है जिसे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ पर बेसिकली अनुवंशिकी और कोशिका विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वही बताना है। तो सेल डिवीज़न क्या भाई, जो कोशिका जो है विभाजन इस प्रकार होगा कि नई कोशिकाएं जो बनेंगी, तो ये जो प्रक्रिया है नई कोशिका बनने की, ये कोशिका विभाजन है। इसमें भी आपके समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन है ना। समसूत्री विभाजन जैसे कि कोशिका से 2 समान पुत्रियाँ जो हैं कोशिकाएँ बनती हैं। और जो आपका शरीर की जो वृद्धि है ना, क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं की जो मरम्मत महत्वपूर्ण, इसमें भी आपका जो है समसूत्री विभाजन ही कार्य करता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है जिसमें कि जनन कोशिकाओं, शुक्राणु है, अंडाणु है, इसका निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। तो जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल पाया जाता है, ये भी सही है। समसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उसी में होता है, केवल लिखा है। तो जो समसूत्री विभाजन वो वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है, यानी कायिक कोशिकाओं के लिए। तो ये इसलिए क्या है आपका गलत है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, तो ये तो सब जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत कौन सा है, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। कथन सी गलत है क्योंकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के लिए होता है। कायिक कोशिका का मतलब भाई ऐसी जो कोशिकाएं हैं जो कि जनन कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए, शुक्राणु और अंडाणु को, तो शरीर में जो पाई जाने वाली कोशिका है वो कायिक कोशिका होंगी, है ना। जो कि रक्त सेल्स हो गई हैं, तंत्रिका सेल्स है, मांसपेशियों की सेल्स हो गई, हड्डियों की हो गई, तो ये सभी कायिक होंगी। और मनुष्य जो है उसकी जो ह्यूमन बॉडी, इसमें अधिकांश जो है कायिक कोशिकाओं में वो 46 गुणसूत्र जो है 23 जोड़े होते हैं। तो जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के लिए होता है अर्धसूत्री जो विभाजन है। जनन कोशिका यानी वो कोशिका जो लैंगिक प्रजनन में क्या है, भाग लेती है और नई संतान के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। तो जो 2 प्रमुख जनन कोशिकाएं हैं कौन कौन सी भाई, शुक्राणु हो गया यानी स्पर्म, और अंडाणु यानी जो ओवम इग हो गया आपका। और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से ही आप जानते हो भ्रूण का विकास होता है। कोशिका विभाजन है ना, समसूत्री अर्धसूत्री हो गया, समसूत्री में वृद्धि मरम्मत से बात होगी, जनन कोशिका में युग्मक निर्माण होगा। आगे बढ़ते अन्य तथ्यों को और देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो शिलाइडेन और श्वान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत में जो विषाणु इसका क्या है अपवाद है। डबल इलेक्स की बात की जाए तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर की बात की जाए तो क्रॉसिंग ओवर जो कि एक अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस अवस्था में होता है। केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस की बात करें तो कोशिका के नियंत्रक कक्ष की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने, तो केंद्रक कोशिका के नियंत्रक कक्ष की सेल कौन, रॉबर्ट ब्राउन होंगे। कोशिका की खोज पूछा जाए तो केंद्रक की कौन, रॉबर्ट ब्राउन रेडेड। कोशिका की खोज सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज जो है वो ल्यूवेन हाक ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 3 भाई, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के संबंध में सही कूट का चयन करना है। तो रसायन विज्ञान मुख्य रूप से क्या है, पदार्थ
और उसके गुण और संरचना में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान है। यहाँ पर लिखा है पदार्थ, तो पदार्थ आप जानते हो, जिस वस्तु का द्रव्यमान और जो स्थान घेरती है उसे आप पदार्थ कहोगे। कोई ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो प्लस वो स्थान घेरे तो पदार्थ होगा, है ना। जैसे कि पानी है, हवा है, पत्थर है, लकड़ी, सब क्या है आपके पदार्थ ही है। पदार्थ की आप मुख्यतः आप पढ़ते हो 3 अवस्थाएं, भाई कौन सी? ठोस पढ़ते हो, ठोस है, द्रव है यानी सॉलिड, और लिक्विड, और आपका गैस, ये गैस हो गया। ये मुख्यतः 3 है। चौथी अवस्था भी है और वो होती है क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, प्लाज्मा, ठीक है। तो जब किसी गैस को क्या है? बहुत अधिक ऊर्जा मिलती हो, है ना, तो गैस के बाद क्या? प्लाज्मा। जब किसी गैस को बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है और उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आयन प्लस जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका जो मिश्रण है वो प्लाज्मा होगा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। उदाहरण के तौर पर सूर्य हो गए, तारे हैं, है ना, बिजली की चमक है। इसके अलावा नियॉन लैंप भी आपसे पूछा जाए, नियॉन लैंप, तो आप बताइएगा, प्लाज्मा का उदाहरण। अगला है कि जल H2O एक मिश्रण है। देखिए मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं, उठा के मिला दिए मिल गया। लेकिन जल में जो आप देखेंगे भाई हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पर जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया H2O, तो ये आपका कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, ना कि मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका गलत हो गया। H2O क्या है? एक यौगिक है। लिखा है पीतल, ब्रॉस में ठोस का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। गैसों का द्रव में घुलना बॉयल का नियम बताया गया, बॉयल नहीं है भाई, हेनरी वाला नियम है। तो गैसों का द्रव में घुलना कौन सा नियम होगा? हेनरी के नियम पर आधारित है। तो चौथा गलत है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, यानी 1 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन ही सही जवाब बन जाता है। जल H2 एक निश्चित अनुपात में बना एक कंपाउंड है, मिश्रण नहीं है। गैसों का द्रव में घुलना हेनरी के नियम पर आधारित है, बॉयल के नियम पर नहीं। पदार्थ शुद्ध हो गया, अशुद्ध पदार्थ है तत्व, यौगिक हो गए आपके मिश्रण, हवा, पानी, ये सब उदाहरण है ना। अगला भाई ब्लू बॉक्स अवस्थाएं, 5वीं अवस्था बता दी गई। परमाणु सिद्धांत तो महर्षि कणाद के बाद आधुनिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह 14:3 होता है। अमोनिया जो NH3 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात अगर पूछा जाए तो 14:3 होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अच्छा, आपके पेट एग्जाम में शायद पूछा गया था भाई 18%, यानी कि जो 18 कैरेट का जो सोना वो कितना परसेंट शुद्ध होगा? तो 18/24, 24 शुद्ध है, 18 अगर हो गया तो 24 में 18 कितना होगा? 75% कैरेट शुद्ध, ठीक है, इस तरह निकाल लेते हो। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सूर्य और तारों में चमक पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 प्रश्न हो गए आपके, यानी कि 26 से लेकर 30 वाले देखेंगे तो साइंस वाले रहे। अगले जो प्रश्न है दोस्तों आपके इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश में आप जान रहे हो 2 प्रश्न आपके वो, जैसे हिंदी में गद्यांश आधारित हैं तो यहाँ पर पैसेज जो है आधारित प्रश्न होंगे आपके। तो गद्यांश जैसे पढ़ते हो हिंदी में, से आपको इंग्लिश में यहाँ पर पैसेज पढ़कर फॉलोइंग जो क्वेश्चंस दिए गए इसके आंसर करने हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। द स्टेट एम्बल्स इज एन एडाप्टेशन ऑन द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। अब यहाँ पढ़ने से पहले पैसेज को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ लेना भाई कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बल्स, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम। तो नेशनल एम्बलम्स के सेंटर पर है क्या, सेंटर में है क्या, इसका आंसर आपको बताना। अब यहाँ पर आप देख लो, यानी जो आपका नेशनल जो एम्बलम है, जो राष्ट्रीय जो प्रतीक है, इसके सेंटर में यानी इसके केंद्र में क्या है, तो ये आपको पढ़ना है ना। बाकी आपको पता ही राष्ट्रीय प्रतीक के मध्य में सेंटर में है क्या, तो आप जानते हो धर्मचक्र। लेकिन आप गद्यांश को आपको जो पैसेज दिया गया है पढ़ना है, क्योंकि पैसेज पर आधारित ही प्रश्न आपको प्रश्नोत्तर करना है। चलिए, तो द स्टेट एम्बल इज एन एडेप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, मतलब जो राजकीय प्रतीक है वो सारनाथ स्थित अशोक की जो सिंह राजधानी का रूपांतर है। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस माउंटेड बैक टू बैक ऑन ए सर्कुलर अबेकस। तो 4 सिंह का प्रतीक है जो कि आगे पीछे हैं आप बैक टू बैक ऑन ए सर्कुलर अबेक, यानी जो गोलाकार अबेकस है उसे 4 सिंह पीठ मिलाकर जो है स्थापित है।
which itself reset on a well-shaped lotus. The frieze of है ओ एफ ठीक है द फ्रिज ऑफ द abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse है, a bull and a lion separated by intervening धर्मचक्र। यानी जो अबैकस है इसकी पट्टी पर देखेंगे तो हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा देखने को मिलता है, बैल है, सिंह की उभरी हुई आकृतियाँ ये सब आपको मिलती हैं। द प्रोफाइल ऑफ लाइन कैपिटल शोइंग 3 लाइन्स, यहाँ देखेंगे तो वो देखने में लगता है कि 3 है। माउंटेन ऑफ द अबैकस विद द धर्मचक्र इन द सेंटर, यानी जो सिंह है वो राजधानी के उस रूप में अबैकस पर 3 सिंह दिखाई देते हैं और बीच में क्या है धर्मचक्र, इन द सेंटर क्या है धर्मचक्र इंटरवीनिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन राइट आंसर रहा है ना। तो इन द सेंटर नेशनल अबैकस क्या है, सेंटर में क्या होगा धर्मचक्र, तो यही राइट आंसर रहा। बढ़ते हैं आगे दोस्त, है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन है, बढ़ते हैं आगे। अगला सेम जो है आपका पैसेज है और क्वेश्चन जो है अलग है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बल्स, यानी कि इसमें कौन सा नहीं है। एलिफेंट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देख लीजिए एलिफेंट हो गया, हार्स है, बुल हो गया, लायन हो गया, तो बुल है आपका, हॉर्स है, लायन है, टाइगर दिया है तो टाइगर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। तो बिल्कुल पैसेज आधारित आपको पढ़ करके आंसर करना होता है। पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इंग्लिश दोनों मिलेगा आपको। तो पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न हो गए। अगला जो प्रश्न है आपका वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, हिंदी की जैसे पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो वही वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो एक शब्द में क्या कहोगे 1 वर्ड में, तो लेक्सिकोग्राफी होगा, यानी हिंदी में कहा जाएगा कि आपका क्या है कोश रचना कहलाता है। तो डिक्शनरी का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो द एक्ट ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का लेखन, संपादन तथा संकलन जो कार्य है वो कोश रचना कहलाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्या होगा, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस, है ना, तो ये आपका होगा साइकोलॉजी। तो ये 1 वर्ड वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश का है भाई, पुट द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर आपको फिल करना है कि द प्रेसिडेंट होगा कि एन प्रेसिडेंट या ए प्रेसिडेंट, है ना, तो बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। तो प्रेसिडेंट क्या है, एक तरह से पद है, तो पद के लिए दी का प्रयोग किया जाएगा। तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते में भारत में होंगे, तो ये होगा दी लगाएंगे आप, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर होगा। बी यूज द डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर स्पेसिफिक टाइटल आर यूनिक डिजिग्नेशन, वाक्य के रिक्त स्थान में यानी डेफिनिट आर्टिकल दिया गया तो वहाँ पर द का प्रयोग जो है करना उचित है। सामान्यतः किसी विशिष्ट पद या प्रेसिडेंट यहाँ से दिया गया है पद, तो इसके लिए द का प्रयोग किया जाता है ना। तो डिजिग्नेशन कोई है पद, तो इसके लिए क्या होगा ऑलवेज जो है वो द का जो है प्रयोग होगा, है ना। द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द CEO, है ना। तो जो कोई होली बुक्स वगैरह है, पवित्र ग्रंथ हैं, उसके लिए भी द का यूज़ होगा आपका। द गीता, द बाइबल, नदियाँ महासागर हैं तो उसके लिए होगा यूज़ द गंगा, द पैसिफिक, इस तरह। सुपरलेटिव डिग्री के लिए ऑलवेज यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव, द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, है ना, तो द हाईएस्ट, इस तरह। कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिफोर नेम ऑफ डिजीज़, कोई बीमारी वगैरह है तो उसके लिए पहले नहीं यूज़ करेंगे दी, है ना। ब्रेकफास्ट, दी ब्रेकफास्ट लिखो, दी लंच, ये सब आपका गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक ग्रामर है दोस्त। अगला प्रश्न नंबर 35 है आपका, गिव अ मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम्स का आपको बताना है। मैन ऑफ स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रा यानी कि बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो, है ना। स्ट्रा यानी ऐसा कोई व्यक्ति इसका कोई अधिकार ना हो, प्रभाव ना हो, हैविंग नो इंटीग्रिटी, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर रहा है। इडियम्स जो मुहावरा है आपका, ए मैन ऑफ स्ट्रा का अर्थ होता है चारित्रिक रूप से क्या है कमज़ोर व्यक्ति या बिना सत्यनिष्ठा वाला, है ना। हैविंग नो इंटीग्रिटी, तो कमज़ोर चरित्र वाला इंसान क्या होगा, यानी हैविंग नो इंटीग्रिटी। ए मैन ऑफ आयरन, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। ए मैन विद स्ट्रांग विल पावर, तो क्या कहेंगे, ए मैन ऑफ आयरन। ए मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान व्यक्ति होगा, ए लिटरेसी पर्सन आर स्कॉलर। ए पर्सन विद स्किल्स या टैलेंट, तो मैन ऑफ पार्ट बोलेंगे। मैन ऑफ हिज वर्ड किसके लिए होगा, यानी जुबान का पक्का, ए पर्सन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस। ए मैन ऑफ वर्ड यानी अनुभवी व्यक्ति है, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु नो हाउ सोसाइटी वर्क्स। आगे बढ़ते इंग्लिश वाले जो प्रश्न रहे कंप्लीट, ये 5 ही प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न आपका वो हिंदी का है, ग्रामर, जो कि 5 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश का भी होगा आपका 10 प्रश्न,
चलिए पहला प्रश्न आपका हिंदी वाला भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, अनुस्वार संधि। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से केवल 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अनुस्वार एक प्रकार का क्या है, नासिक के व्यंजन या ध्वनि है, यह संधि का कोई प्रकार नहीं है। 2 वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है, जैसे वाक प्लस ईश वागीश होगा। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से बनने वाला जो संधि है वो विसर्ग संधि होगा। निह प्लस च निश्चय हो गया। संधि का विलोम शब्द विग्रह या विच्छेद होता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 37 है। विलोम शब्द है आपका, यहाँ पर आपको सही कूट का आंसर देना है। गणतंत्र है तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। स्वतंत्र है तो परतंत्र होगा। वैतनिक का अवैतनिक होगा। दहन का विलोम शमन होगा। तो बस सीधी सी बात ABCD राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ पर वही गणतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, वैतनिक, अवैतनिक। गणतंत्र भारत की शासन प्रणाली है, जबकि प्राचीन काल में राजतंत्र प्रचलित रहा है। जो वेतन लेकर काम करे उसे वैतनिक और बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। दहन का अर्थ है जलना या जलाना, जबकि शमन का अर्थ होता है किसी चीज़ यानी जैसे आग या क्रोध को शांत करना या बुझाना। परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य जैसे कि विलोम शब्द अथ का विलोम इति होता है, इति का विलोम अथ होगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। अनुराग का विराग होता है। अगला प्रश्न है, किसी विकल्प में यानी किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर क्या हैं, पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची वाले शब्द जो कि एक के ही होंगे। पहले ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में वसंत और रत्नाकर, ये अलग अलग। रत्नाकर आप जानते हो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो पहला वाला किसी एक से मेल होगा नहीं, सब अलग अलग दे रखे हैं। वृक्ष है यानी पेड़ का हो गया। द्रुम, बिटप, ये सभी पेड़ के हैं, तो ये आपका मैच कर रहा है। ये क्या है, पेड़ का ही है केवल इसमें आपका। तो मोती हो गया। मुक्ता भी सेम लग रहा। तो मरकट, मरकट का मतलब यहाँ क्या है, बंदर है आपका, बंदर। तो ये बंदर का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर मरकट, ठीक है। तो ये भी नहीं मैच कर रहा कोई एक। हंस हो गया एक शब्द, हंस। मराल भी हंस होता है। शारंग का मतलब भी हंस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली बिटअप आपका पहले दे रहा, वृक्ष वाला पहले ऑप्शन आ रहा है। शारंग का भी अनेक अर्थ वैसे होते हैं। मोर भी होता है शारंग का अर्थ, सर्प भी है, हिरण भी होता है, बादल भी होता है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो वृक्ष, ध्रुम, बिटप, ये सभी विकल्प जो दिए गए हैं पेड़ के पर्यायवाची हैं। अन्य विकल्पों में देखें तो भिन्न भिन्न अर्थ, यानी रत्नाकर समुद्र का रहा, मरकट बंदर का रहा। अंधकर के प्रमुख पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वांत, तमश हो गया। अग्नि के प्रमुख पर्यायवाची पावक, दहन, हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु है। अश्रु, आंसू के प्रमुख पर्यायवाची नेत्रवारी है, नयन नीर है, नेत्र नीर है। गधा के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची हैं, वैशाख नंदन पूछा जाए, गर्दभ है, राशभ हो गया, धूसर है, सभी गधा के पर्यायवाची। सारंग के अनेक अर्थी शब्द देखेंगे तो जिसका प्रयोग मोर है, सर्प है, बादल, हिरण, हंस आदि के अर्थों में होता है। वृक्ष का वही पर्यायवाची तर, बिटप, द्रुम और पादप। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी वाक्यांश के लिए शब्द दिए गए हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना एक शब्द में क्या होगा, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या है, दुराग्रह होगा। जल में जन्मने वाला है ना, तो जल में जो उत्पन्न वाला जन्म लेने वाला है जल में, तो जल और जा से क्या जन्म होगा, तो जलज, ये भी सही है। अंडा से उत्पन्न होना जैसे तो अंडज होता है ना। इसी जल से उत्पन्न होने वाला तो जलज होगा। जो सब कुछ जानता है, जो बहुत कुछ जाने तो बहुज्ञ होगा, और जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ होगा। क्या होगा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। तो ये बहुज्ञ लिखा गलत है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है, गलत है, सार्थक नहीं है। सर्वज्ञ होता तब सही है। दिए गए वाक्यांशों में देखेंगे तो जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ, जो कि गलत होगा। सब कुछ जानने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए। जो बहुत कुछ जानता है तो उसके लिए बहुज्ञ होगा। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ कहेगा, जो कहलाया जाएगा। जो विशेष ज्ञान रखता हो या ज्ञाता हो विज्ञा, विशेषज्ञ होगा। जो कम जानता हो अल्पज्ञ होगा। जलज यानी जा, जल प्लस जा, तो जा का मतलब उत्पन्न, तो जल में उत्पन्न यानी कमल का पर्यायवाची भी होता है जलज, या जल में उत्पन्न होने वाला जलज होगा। बुरे या अनुचित कार्य के लिए किया गया जो हठ है, दुराग्रह होता है। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, थोड़ा जानने वाला है अल्पज्ञ है, और कुछ न जानने वाला अज्ञ होगा। अगला प्रश्न, नीचे लोकोक्तियाँ उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है।
आगे नाथ न पीछे पगहा, गलत अर्थ वाला नहीं, कौन सा गलत है यहाँ पर। आगे नाथ हो न पीछे पगहा, यानी जिस पर किसी प्रकार का बंधन न हो, बंधनहीन। 3-13 होना, 3-13 होना का मतलब क्या है, क्योंकि निगेटिव वे में होता है भाई, बिखर जाना होगा। संगठित होना तो जैसे कहते हैं नहीं, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, तो संगठित होना। तो यहाँ पर क्या होता है, 3-13 होना का मतलब है बिखर जाना, ना कि संगठित, तो गलत दिया है ये। एक टकसाल के ढले हैं, यानी सब एक जैसे ही हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, यही गलत है। तो 3-13 होना मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है तितर बितर होना या भाग जाना है, 9-2-11। संगठित होना इसका विपरीत अर्थ है, विकल्प गलत है। आंखें नाथ न पीछे पे कहा, निस्वतंत्रता यानी जिस प्रकार का कोई बंधन न हो, बंधनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा हो गया, एक टकसाल ढले। संख्या आधारित एक अन्य प्रसिद्ध मुहावरा है, 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। 1 और 1 11 होना, यानी कि इसका अर्थ होता है संगठित होना या संगठित शक्ति होना। 3-13 का होना ठीक उल्टा है इसके। तो बिखर जाना नकारात्मक यूज होगा, 9-2-11 भाग जाना है। 1 और 1 11 ये संगठित होना या शक्ति बढ़ाना। आगे 2 गद्यांश पर आधारित हिंदी वाले प्रश्न है। आप तो गद्यांश पढ़कर भाई पहले प्रश्न आप पढ़ लो कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं, आप यही छिपा है, आप निकाल लो आंसर। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वो सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं, वास्तव में सच्चाई इसकी विपरीत होती है। अपनी अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। तो समय की कमी के बहाने क्या, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। ऑप्शन बी राइट आंसर रहा। बढ़ते हैं आगे अगले गद्यांश की और अगला है आपका 42 नंबर, है ना। एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, 2 गद्यांश पूछे जाने हैं। प्रश्न है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी सफलता का जो रहस्य है वो समय का सदुपयोग रहा है। तो समय के सदुपयोग की बात की गई है, यानी समय की कीमत समझना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। इस तरह बस पढ़कर ही आंसर करना होता है, सब मिल जाएगा आपको गद्यांश पर ही आधारित। तो बस आप प्रश्न पढ़िए पहले। कार्य किसी स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, फलप्रद नहीं होता है, तो समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर है, ये आपका सही जवाब है। देख रहे हैं, गद्यांश पढ़ो आंसर करो। अगला प्रश्न है कि अकर्मण्यता जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय पीछे से और उपसर्ग आपका आगे से। तो उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा, कर्मण्यता से अकर्मण्यता हुआ, तो यहाँ पर आ जो है उपसर्ग लगा है। और अकर्मण्य, तो कर्मण्य में क्या है, ता जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय पीछे से लगा। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर। तो अकर्मण्यता शब्द की जो रचना है, उपसर्ग यानी कर्मण्य जो अमूल शब्द है, इसमें ता पीछे लगाया गया, आगे जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब आपको PDF में डिटेल मिलेगी। अगला इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5वां है भाई कि दुनिया की सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो सफलता का जो रहस्य समय का सदुपयोग रहा है ना। गद्यांश पढ़कर समय का सदुपयोग, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 5 प्रश्न हो गए। अगला जो गद्यांश है आपका वो अलग, 5 प्रश्न अलग गद्यांश पर पूछा गया। तिनके की क्या विशेषता है, तो पूरा आप पढ़ना है आपको गद्यांश। तिनके की विशेषता, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी, 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती है, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी क्या है, बंध जाता है ना। तो यहाँ पर विशेषता क्या होगी, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी बन जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते, अगला क्या भाई, बूंदों के मेल का क्या महत्व है। वही गद्यांश है, बूंदों के मेल का क्या महत्व, तो वही क्या है, हाथी। तो एक ईंट की क्या विषात, लेकिन जब वही ईंटें मिलकर दीवार बनाती तब उसे तोड़ना मुश्किल होता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व है, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। तो बूंदों के मेल से क्या है, सागर का निर्माण होता है। ऑप्शन है बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 48। जब चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो वाक्य पूरा करना है ना। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये चींटी छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं।
तो बस पढ़कर क्या है, अपने से बड़े आकार की चीज़ों को चढ़ कर जाती हैं। यही है आप डी राइट आंसर। कितना आसान है गद्दान, पढ़कर क्या उसी में मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए 49 नंबर है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो यानी एकता में ही बल क्या है, यहाँ पर अर्थ निकल रहा सब, यानी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मतलब क्या है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो अकेला व्यक्ति ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अंतिम प्रश्न आपका, गद्यांश पर आधारित है आपका। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? संगठन में शक्ति, बूंद से सागर का बनना, अनेकता में एकता, या जीवन की सच्चाई? तो एकता में ही क्या है, बल है। स्पष्ट है कि क्या दृष्टांत से पता चल रहा है, एकता में ही क्या है, बल है। यानी जीवन की सच्चाई, अनेकता में एकता, मतलब यहाँ पर क्या है, बल है, शक्ति है। संगठन में क्या है, शक्ति। ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वाले आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका प्रश्न जो आएगा वो जीके का आ रहा है, स्टैटिक जीके, सामान्य जागरूकता वाला, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं 10 नंबर के। तो यहाँ पर भी आपको 51 से 60 जो है वो मिलेंगे 10 नंबर के। प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये आपका है सिंधु जल संधि। ऑप्शन है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 1960 का है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि कराची में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति रहे अयूब खान के बीच हुई थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ हैं। पूर्वी नदियों में देखेंगे तो जो रावी, ब्यास और सतलुज है, इसको हम कहते हैं अक्सर क्या, एसआरबी। एसआरबी है, और ये सी से आई है, ठीक है। चिनाब है, सी से चिनाब है, और जे से आपका झेलम हो जाएगा, आई से इंडस यानी सिंधु। तो CGI और एसआरबी इस तरह याद रखने का तरीका, ठीक है। तो एसआरबी में क्या है, यस से सतलुज है, आर से रावी है, और वी से व्यास है। तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो एसआरबी पर जो है नियंत्रण है वो भारत को मिला है, जबकि CGI को जो है वो पाकिस्तान को मिला है, यानी सिंधु चिनाब झेलम नियंत्रण नदियों का। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। संधि के तहत भारत की जो पश्चिमी नदियाँ हैं, CGI यानी कि सिंधु चिनाब और झेलम, CGI यानी चिनाब और झेलम और इंडस, तो इन पश्चिमी नदियों के केवल 20% पानी का उपयोग कर सकता है। कौन? भारत। बाकी पूरा नियंत्रण जो जाएगा वो पाकिस्तान। बाकी रावी, ब्यास, सतलुज अपने इंडिया में ही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम है, इसके तहत नदियों का 20% पानी अपना भारत यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, इस सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960, मध्यस्थता किसने? तो ये वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक से। अगला प्रश्न है दोस्त कि क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या होगी? इसका उत्तर क्या रहा है? सही जवाब होगा हवाना। क्या होगा? हवाना। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। तो देश की राजधानी और मुद्रा आपके सिलेबस में पूछा जाना है। हवाना क्यूबा का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। प्राग की बात की जाए तो चेक गणराज्य की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर, इसकी राजधानी क्यूटो। बांग्लादेश की राजधानी भारत का पड़ोसी देश ढाका है। क्यूबा को विश्व का क्या है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कौन? क्यूबा, चीनी का कटोरा। ये राजधानियां हम ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो ये अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उड़ीसा की है वी सर्व एंड प्रोटेक्ट। राजस्थान की सेवार्थ कटिबद्धता। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, सहयोग। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछा जाए तो लखनऊ में स्थित होगा, जो कि सिग्नेचर बिल्डिंग है, यूपी पुलिस हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है भारत में जो दिए गए हैं निम्नलिखित राज्य दिए गए हैं, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें से सबसे कम जो लोकसभा सीटें हैं वो कहाँ पर होंगी? गोवा में लोकसभा सीटें हैं 2। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर तो 17 लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम की बात करें तो केवल एक लोकसभा सीट होगी। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या, भाई अपना पड़ोसी है, राज्य है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। तो सबसे कम सिक्किम। ऑप्शन राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में सिक्किम में सबसे कम केवल 1 लोकसभा सीट है। गोवा में 2 है। उत्तराखंड में 5 है। तेलंगाना में 17 है। सबसे अधिक पूछा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? अपने यूपी में लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं?
31 है। और क्या बचता आपका 403 आपका वो MLA वाला हो गया, जो कि विधानमंडल का निम्न उच्च सदन यानी विधान परिषद की सीटें 100 हैं, है ना। विधान परिषद ठीक है। विधान परिषद वैसे पूरे भारत में है नहीं, सभी राज्यों में, है ना। जैसे लेखपाल के पेपर में भी पूछा जा चुका है, पेट में भी पूछा जा चुका शायद, है ना। तो जो राज्य हैं, एक तो अपना यूपी है जहाँ पर विधान परिषद भी एग्जिस्ट कर रही है। यूपी से लगा आपको याद रखना है बिहार, है ना। इधर पर पूरब साइड में बिहार है आपका, और इधर सबसे कोने वाला आपका ये महाराष्ट्र है, गुजरात के पास वाला यहाँ पर है। तो 3 स्टेट ये हो गए, और नीचे साउथ वाले 3 स्टेट मिल जाते हैं। कौन से हैं? कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और उससे अलग हुआ तेलंगाना है। तो ये 6 हैं टोटल, जहाँ पर द्विसदनीय है विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल के 2 पार्ट, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद एग्जिस्ट कहाँ कहाँ कर रही है? अपने उत्तर प्रदेश में, बगल लगा हो बिहार है, फिर उधर चले जाना महाराष्ट्र है, नीचे साउथ में चले जाना कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छे याद रखना, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो श्रीनिवास गणितज्ञ कौन? श्रीनिवास रामानुजन। तो ये 22 दिसंबर, ऑप्शन है डी राइट आंसर। यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे है, रामानुजन जयंती है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पे। 14 नवंबर बाल दिवस एवं विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है। और रामानुजन को 1729 संख्या के लिए जाना जाता है, जिसे हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो 1729 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 56 के इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है दोस्त। कहाँ? लियोन, फ्रांस में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इंटरपोल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी स्थापना? वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको लियोन, फ्रांस में होगा, ठीक है। तो जिनेवा मुख्यालय की बात की जाए तो इसके जो मुख्यालय हैं जिनेवा वाले, तो WHO का हो जाता है, WTO का है, WMO का है। तो ओ वाले जो रूल आप देखेंगे, WO वाले, तो ये मिलेंगे आपको कहाँ? जिनेवा में। इस तरह थोड़ा रिलेट करना याद रखना। विश्व व्यापार संगठन WTO एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ UNO या यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में होगा। FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, राजधानी लखनऊ। ऑप्शन यहाँ बी सी राइट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका जो CDRI है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान पूछा जाए तो भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, लखनऊ में होगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान पूछा जाए तो ये कानपुर होगा आपका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में होगा। तो राष्ट्रीय शर्करा दलहन अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको कानपुर में। भारतीय विश्वविज्ञान केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपको लखनऊ है। वहीं पर जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं मौसम विज्ञान विभाग, ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है ना इसकी बड़े काम की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। बेसिकली कौन सा सही नहीं है? पंचतंत्र है किसका? विष्णु शर्मा जी का, बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये भी इनका सही है। अर्थशास्त्र चाणक्य का, ये भी सही है। अगला है मुद्रा राक्षस, कालिदास लिखा है कौन? विशाख दत्त जी हैं, विशाख दत्त हैं, ठीक है, ना कि कालिदास। तो ये गलत हो गया, तो यही सही सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कालिदास नहीं, जबकि विशाख दत्त होंगे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मृच्छकटिक्कम के लेखक शूद्रक हैं। कश्मीर के इतिहास पर आधारित राजतरंगड़ी को कल्हड़ ने लिखा है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है नौटंकी और रासलीला किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? नौटंकी कनपुरिया है ना। तो ये नौटंकी और रासलीला की बात की जाए तो अपने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा।
नौटंकी, रासलीला, चरकुला आदि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य की बात की जाए तो चरकुला, झूरा, छपेली असम के प्रमुख नृत्य हैं। बिहू, बगुरुम्बा, खेल गोपाल। गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य गरबा, डांडिया, रास, ये भवई तो गरबा अक्सर पूछा जाता, डांडिया पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। बिहार के लोक नृत्य झिझिया है, जाट जाटिन है। कजरी भी आपका पूर्वांचल, खासकर आप देखेंगे इधर मिर्जापुर, सोनभद्र है इधर अपनी यूपी का, है ना, तो ये रिपीट है इधर लिखा हुआ है। तो लोक नृत्य आप देखेंगे तो इस तरह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 60वां नंबर प्रश्न आपका, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर। एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिनका निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया है। तो अजंता है, एलोरा है, बीबी का मकबरा हो गया औरंगाबाद। मुंबई में एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया। बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में होगा, जिसे आजम शाह ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। इसके अलावा कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ये बनी है एलिफेंटा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, जो कि चंदेल राजा विद्याधर द्वारा बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। तो इसी तरह आपके स्टैटिक जीके वाले भी 51 से लेकर 60 तक इन 10 प्रश्न हो गए। अंतिम वाले जो आपके हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर आधारित है, जो कि पेट के सिलेबस में है, भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स। प्रश्न है कि जून 2026 में कौन सा एआई स्टार्टअप $234 मिलियन की फंडिंग के साथ भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? इसका उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन बी, सर्वम। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम ने $234 मिलियन जुटाकर $1.5 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त किया और भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। फंडिंग का नेतृत्व की बात की जाए तो फंडिंग का नेतृत्व जो है वो HCL टेक ने किया है, जिसने $150 मिलियन का निवेश किया। यह स्टार्टअप इंडिंग एआई, कौन सा एआई? इंडिंग एआई कोडिंग और साइबर सुरक्षा मॉडल पर केंद्रित है। कुल 130 यूनिकॉर्न के साथ भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रमुख स्थान रखता है। अन्य प्रमुख निवेशकों में जैसे कि बेशेमर वेंचर पार्टनर्स और खोसला वेंचर्स शामिल है। यूनिकॉर्न क्या है? तो उस निजी स्टार्टअप को कहा जाता है यूनिकॉर्न जिसकी मूल्य जो वैल्यूएशन हो $1 बिलियन से क्या है? अधिक हो। ठीक है, यूनिकॉर्न में शामिल हो जाएगी, वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 62 है, मई 2026 में WHO ने किस देश में फैले इबोला के नए बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? इसका उत्तर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्लस युगांडा, यानी A+B, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। मई 2026 में WHO ने, है ना, तो कांगो यानी उत्तरी प्रांत होगा और युगांडा में इबोला के नए बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के गंभीर प्रकोप के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। पुरानी इबोला जो वैक्सीन है ना, इस बुंडीबुग्यो स्ट्रेन पर बेअसर है। इबोला जो मूलतः है वो जानवरों की बीमारी होती है। मूलतः क्या है? जानवरों की बीमारी है जो दूषित तरल पदार्थ के संपर्क से मनुष्यों में फैलती है। 2013 से 16 के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में इबोला प्रकोप से 11,000 से अधिक जो है मौतें हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस हैं। कांगो की राजधानी किंशासा और युगांडा की राजधानी कंपाला में भी मामलों की पुष्टि हुई है। तो कांगो की राजधानी किंशासा और युगांडा की राजधानी कंपाला है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2 में किस राज्य ने फ्रंट रनर पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी राइट आंसर। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2 जारी किया है, जिसमें त्रिपुरा जो है, जिसमें 943 पंचायतें हैं। त्रिपुरा ने शीर्ष प्रदर्शन किया है। महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को देखेंगे तो जो ये पंचायत उन्नति सूचकांक 2 है, यानी पंचायती राज जो दिवस है 24 अप्रैल, इसी दिन जो है ये जारी किया गया है। ये सूचकांक जो है 9 स्थानीय थीमों जैसे कि गरीबी मुक्त हो गया, स्वास्थ्य, पंचायत और 150 संकेतों को पर आधारित है। पंचायतों में 0 से लेकर के 100 पैमाने पर 5 श्रेणियां कौन कौन सी? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर में जो है ये बांटा गया है 5 श्रेणियों में। शीर्ष 3 राज्य क्रमानुसार देखेंगे तो त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये टॉप
जो है 3 हैं इस पंचायत उन्नत सूचकांक में। टॉप पर जो है 3 कौन से राज्य हैं? वो त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैं दोस्त। वहीं पर अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इसके साथ बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्य इस प्रदर्शन रैंकिंग में पीछे रह गए हैं। तो याद रखना है, पंचायत उन्नत सूचकांक में यूपी जो है वो पीछे बड़े राज्यों की श्रेणी में पिछले पायदान पर हैं। लेकिन वहीं पर जो टॉप पर देखेंगे तो टॉप पर तेलंगाना, त्रिपुरा तो है ही है, इसके साथ तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश भी है टॉप 3 में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मई 2026 में यूनेस्को सर्वेक्षण द्वारा कुंभलगढ़ दीवार, कौन सी? कुंभलगढ़ की दीवार को चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना गया है। यह किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ की दीवार। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाता है राजसमंद जिले, राजस्थान, ऑप्शन बी सही जवाब। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार को यूनेस्को ने वैश्विक मान्यता दी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस दीवार की चौड़ाई 15 से 25 फीट तक है, जो अरावली की घाटियों से होकर गुजरती है। किले का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी यानी 1443 से लेकर के 1458 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, ना तो कुंभलगढ़ किला है तो कुंभा, राणा कुंभा ने करवाया था। इस ऐतिहासिक किले का डिज़ाइन एवं प्रसिद्ध वास्तुकार जो रहे हैं वो मंडन थे। मंडन की देखरेख में तैयार हुआ है ये। कुंभलगढ़ किला वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी है। यूनेस्को ने इस किले को 2013 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। राणा कुंभा ने मंडन की दिमाग से 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई, इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को के सर्वेक्षण के द्वारा कुंभलगढ़ की दीवार को जो है ये, जो कि चीन की महान दीवार है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना गया, उसके बाद है ये कुंभलगढ़ का। तो किस ज़िले में होगा? ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट का राजसमंद जिला। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 65 है कि जून 2026 में भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड फ्लावर पार्क यानी फ्लोरिकल्चर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा चोगलामसर और इस्तकना यानी लेह में। कहाँ पर? लेह में। तो उपराज्यपाल कौन है? तो तत्कालीन यहाँ पर उपराज्यपाल आपके विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के लेह ज़िले में चोगलामसर और इस्तकना में भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों में फूलों की खेती को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है। पहला पार्क जो है चोगलामसर में 92,687 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। दूसरी परियोजना लेह स्थित स्कॉट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्तकना परिसर में स्थापित की जाएगी। ये परियोजना कृषि विभाग लद्दाख और पालमपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन है। इन केंद्रों पर लिली, ग्लेडियोलस और ट्यूलिप जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 66 है कि उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट होगा पीलीभीत, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यह जो पार्क है पीलीभीत जिले में शाहजहांपुर की सीमा से सटे गोपालपुर वनखंड में आकार ले रहा है। इसकी लागत 49 करोड़ रुपए है। क्षेत्रफल देखेंगे तो 1716 हेक्टेयर में होगा। इसका टारगेट है जनवरी 2027 तक पूर्ण कर लेना है इसको। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्थान गोपालपुर वनखंड, पीलीभीत जिला, शाहजहांपुर और पीलीभीत की सीमा होगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राजकुमार पाल। तो राजकुमार पाल जिसको हाल ही में डीएसपी के पद पर नियुक्ति पद मिला है, खेल कोटे जानते होता है। तो इस डीएसपी पद मिला है जो राजकुमार पाल हैं, किस खेल से रिलेटेड होंगे पूछा जाए तो हॉकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो खेल है वो क्या है? राजकीय। तो जो राजकीय अपना उत्तर प्रदेश का खेल है वो क्या है? हॉकी ही है। ठीक है, वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल आप जो एक धारणा प्रचलित हो चुकी हॉकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर है नहीं, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हॉकी खिलाड़ी है ना, किस ज़िले के हैं? उत्तर प्रदेश के, गाजीपुर, याद रखना। तो गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी हैं भाई। पूछ ले आपसे कि हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल जी का जो है वो, जैसे किसी अभी यूपी SSC के पेपर में ये जो गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का पूछ लिया गया है ना, तो जौनपुर को भी लिया
और गोरखपुर को, दोनों को माला आयोग ने। चलिए, किससे पूछा गया था कि इस जिले से रिलेटेड होंगे। तो गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी हैं ये राजकुमार पाल जी, और पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीएसपी पद तैनात किया गया है। तो प्रवीण कुमार को भी और राजकुमार पाल को भी डीएसपी बता दो। अन्य डीएसपी अदर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार को डीएसपी बनाया गया। क्रिकेटर रिंकू सिंह की बात की जाए तो ये क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बने हैं। कुल खिलाड़ी यानी 6 खिलाड़ियों को शासकीय नियुक्ति पत्र दिया गया है। वैसे पुरस्कार राशि लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई के लिए कितना है, तो 3,11,000 का मिलता है। आगामी राशि अगले वर्ष में यह राशि 10 लाख रुपये होगी, ठीक है, पुरस्कार की, जो रानी लक्ष्मीबाई वाली है। 3,11,000 सीधे 10 लाख। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के पहले जो रहे हैं आप जानते हो, रावत जी, जनरल बिपिन रावत जो रहे हैं, जो कि दुर्घटनावश जो है नहीं रहे। तो ये तीसरा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा, तो बिपिन रावत जी आए, उसके बाद भी चौहान साहब आए थे, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, फिर ये जो है NS राजा साहब आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा दोस्त। 31 मई 2026 को भारत के तीसरे CDS के रूप में नियुक्त किए गए हैं जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी। जनरल धीरज सेठ बने 31वें, ठीक है, तो जनरल धीरज सेठ है इनका, NS ये नाम पूरा इनका, ठीक है। नवसेना वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है 27 में। प्रसार भारती प्रसून जोशी बन गए अध्यक्ष प्रसार भारती के। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष के तौर पर अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं। व्हाट्सएप प्रमुख की बात की जाए तो ये क्रेड की कृणाल शाह जो है वैश्विक प्रमुख बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक हर पार्वती कथा के लेखक कौन है, जिसे सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है सरस्वती सम्मान। तो हर पार्वती जो कथा है आपका, है ना, जो कि भाषा बंगाली है, तो ये जो मिला है, तो किसको मिला भाई 35वां सरस्वती सम्मान। ये बंगाली भाषा में है, मुखोपाध्याय होंगे, राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन भी राइट आंसर। राम कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखित हर पार्वती या हरा पार्वती ना कथा जो है, ये प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया है इनको। इतिहास पुरस्कार द गोल्डन रोड की बात की जाए तो ये विलियम डेल रिम्पल को। बुकर शॉर्टलिस्ट द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड शनि को किरण देसाई की। पूर्व CJI हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़ की। संस्मरण जो बात की जाए तो ये अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव शिवराज सिंह चौहान का है। अंतरिक्ष यात्री द सेकंड ऑर्बिट्स शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न है कि 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 2030 वो कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा दोस्त, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का 24वां, ये अपने भारत देश में ही होगा। कहाँ, अहमदाबाद में। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो 24वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2030 में अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा। 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 23वां जो CW कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 2026 में, ठीक है। 24वां अपने यहाँ 2030 में T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 2028 एशिया खेल 2026 एशियन गेम्स नागोया जापान में। भारत में अन्य जैसे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। तो इन्हीं 70 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका GK/GS हिंदी इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो जो आपका DI वाला है, यानी कि टेबल है और ग्राफ है, तो टेबल ग्राफ आपका 10-10 नंबर के पूछे जाने हैं। मैथ और रीजनिंग है आपका 5-5, ये 30 प्रश्न ये बनते हैं, है ना। तो 70 आपने ये कंप्लीट किया है। तो मैं DI इन सबकी PDF भी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम पर, DI वगैरह, ठीक है, वो करते रहिएगा। यदि आप कहते हैं तो ये DI और ये मैथ जी की कराया जाएगा। वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन नंबर भी आपको एकदम ठोस मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जो है हाइप किया करिए, ताकि जो है वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। और वीडियो पे अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो कोई चैनल पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।